वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है आपका। आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें बहुत एंथुसियास्टिक बना देते हैं, जस्ट टू मेक यू मोर एंथुसियास्टिक अबाउट योर स्टडी। तो जब बात आपकी स्टडी की चल रही है तो मैं हमेशा आपको कहूंगी कि आप जब भी वीडियोस देखने बैठें तो अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठा करो बच्चों, ताकि जो मोस्ट चीजें जो आपको लगे ना कि हाँ अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं देखा, उनको पॉइंट वाइज लिखते जाओ। साथ साथ में लिखोगे येट आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और आप बाद में अच्छे से नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आपने रफली एक बार उस चीज को फ्लो चार्ट के रूप में लिखा है ना, तो बिलीव मी आप उसको कभी नहीं भूलोगे, आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, जो आपकी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है, जो समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध में बहुत प्रोमिनेंट जो भी इवेंट्स हुए थे, घटनाएं हुई थी, वो हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में भी पढ़ लिया है। हमने ये देखा कि नियो क्या है, नियो यानी न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो क्या था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद में आज हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे निकल के आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है सारी संधियों को अगर एक साथ मिलाया जाए तो, और एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है। आपकी बुक में येट दो लाइन में इनको दे दे के छोड़ दिया गया है, बट आई हैव ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज नोट्स। आपको सारी की सारी संधियों के जो है पॉइंट वाइज नोट्स यहाँ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो शुरू हो जाइए, लिखना आप और मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं, बात करते हैं। अब बात करेंगे आज के जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे वेपन डेलिमिटेशन, जो ट्रीटीज हुई थी, जो हथियारों की परिसीमन संधियां हुई थी। देखो, यूएसए था, यूएसएसआर था, और भिड़ गए थे एक दूसरे से, युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन उसने परमाणु बम बनाए, इधर भी परमाणु बम बने। उसने अणु बम बनाए, इसने भी अणु बम बना लिए। उसने हाइड्रोजन बम बनाए, इसने भी बना लिए। उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई, इसने भी बना लिए। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में दुनिया बारूद के ढेर पर थी, और ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी चल रहा था। जो यूएसए था या यूएसएसआर था, जो भी था, उनके दिमाग में भी अच्छे से बात बैठी हुई थी कि अगर युद्ध छिड़ा और अगर किसी एक ने दूसरे पर हमला किया तो बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि जितने घातक ये हथियार हैं, जितनी इनकी मारक क्षमता है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक है ना। और ये कोई भी नहीं चाहता, जीतना सब चाहते हैं, लेकिन अब अपने आप को खत्म करके जीतने से क्या फायदा, ये बात उनके दिमाग में थी। और इसीलिए जब खास करके क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस हुआ था, जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, उसके बाद में दोनों महाशक्तियों की बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ होड़ करने से कुछ नहीं होगा, हमें इनको नियंत्रण में रखना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे समझिए कि घर में आपके मम्मी पापा हैं। ठीक है ना। आपके मम्मी पापा इकोनॉमिकली बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, सारे घर का जो खर्च होता है वो चलाते हैं, लेकिन पैसा उनके हाथ में होता है। लेकिन क्या वो उसको अंधाधुंध खर्च करते हैं? क्या वो आपके सामने किसी भी तरह का कोई आदर्श नहीं रखते? क्या आपके मम्मी पापा रूल्स का पालन सिर्फ इसलिए नहीं करते कि आप भी करो? ठीक वही स्थिति महाशक्तियों की हो गई थी। महाशक्तियों के लिए जरूरी था कि वो कुछ नियम बनाए और उनका पालन खुद करे, ताकि पूरा जो विश्व है वो उनके पीछे उन नियमों का पालन करे। और यही वजह थी कि कुछ संधियां अस्तित्व में आई, जिनको हम हथियार परिसीमन संधियां कहते हैं। ठीक है ना। तो वो संधियां क्या थी? अगर इकलौती किसी संधि का क्वेश्चन आता है तो भी आप अच्छे से लिख सकते हो, और अगर अलग इस तरह से आता है कि सारी संधियों का परिचय दीजिए, तो भी आप इन संधियों के बारे में आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली संधि थी उसको कहा जाता है सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, एलटीबीटी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, वो क्या था?
उसमें ये कहा गया कि ये जो परमाणु का परीक्षण किया जाता है, ये जो परमाणु बम बनाए थे इन्होंने महाशक्तियों ने, इनका जो परीक्षण किया जाता है वो जहां भी किया जाता है, चाहे जल में किया जाता है तो वहां की एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन प्रभावित होता है। वायुमंडल में किया जाता है तो वो जो रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती है, जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है, उससे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। वायुमंडल बरसों तक उससे अफेक्टेड रहता है। अंतरिक्ष में जाकर अगर किया जाता है तो क्या हमें इसका अधिकार है कि हम पूरी पृथ्वी को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष में भी अपना कचरा फैलाएं? तो यानी कि ये कहा गया कि इस तरह से जो परमाणु परीक्षण है इन पर रोक लगाई जाए। तो ये क्या थी? बाहरी अंतरिक्ष, पानी के नीचे, वायुमंडल में परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि थी। यानी इस संधि में मेन इसका मसौदा या मुद्दा क्या था कि ये जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं ये बाहरी अंतरिक्ष में नहीं किए जाएंगे, ये पानी में नहीं किए जाएंगे, वायुमंडल में नहीं किए जाएंगे। ये कहाँ किए जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप जमीन के अंदर कर सकते हो कि जमीन में जिस तरह से भारत में जिस तरह से परमाणु परीक्षण किए गए ना, उस तरह से आप परमाणु परीक्षण कर सकते हो। ये संधि हुई थी 1963 में, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि भूमिगत किए गए परमाणु परीक्षणों को छोड़कर बाकी सभी परमाणु या परीक्षण विस्फोटों को प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी कि जो अंडरग्राउंड जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उनको छोड़कर बाकी किसी भी परीक्षण को मान्यता नहीं दी गई। इसकी जो शुरू हुई थी वो 5 अगस्त 1963 को ये हस्ताक्षर किए गए थे और ये संधि की गई थी और ये लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। 5 अगस्त 1963 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, 10 अक्टूबर 1963 से ये संधि लागू हो गई। हुई कहाँ थी ये संधि? मॉस्को में हुई थी। मॉस्को रूस में है। इस संधि में उस समय जब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे सब 3 देश शामिल थे, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। उस समय आपको ये एक छोटा सा और चीज याद रखनी है कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी और जो यूएसएसआर है उसके राष्ट्रपति थे निकिता ख्रुश्चेव। द लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी एज नोन एज LTBT. The Limited Test Ban Treaty is the abbreviated name of the 1960 treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and underwater. These three places were banned to nuclear explosions, atmosphere, outer space and underwater, which prohibited all test detentions of nuclear weapons except from those conducted underground. तो यानी अंडरग्राउंड जो भूमिगत परमाणु परीक्षण है उनको छोड़ के बाकी सबको बैन कर दिया गया। It started at 5th of August 1963 and effectuated at 10th of October 1963. The location where it was started was Moscow. It was rectified by the United States of America, United Kingdom and Soviet Union. It was assigned between John F. Kennedy and Nikita Khrushchev. John F. Kennedy was the president of USA and Nikita Khrushchev was the president of USSR. तो आपको पॉइंट वाइज ही ये याद रखनी है ताकि आपको इनके घटनाक्रम और इन संधियों में क्या था वो अच्छे से याद रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली संधि की बात करते हैं। इसके बाद जो LTBT हमने पढ़ी, LTBT के बाद की जो संधि है उसको कहा जाता है परमाणु अप्रसार संधि, NPT, द नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। अब परमाणु अप्रसार संधि है ना वो थोड़ी ट्रिकी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें महाशक्तियों ने अपने स्वार्थ के दर्शन हमें करा दिए। स्वार्थ के दर्शन कैसे कराए? देखो, कोई चीज है अगर मैंने बना ली है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं पूरी दुनिया को उससे अवगत कराऊं? लेकिन अगर कोई चीज है मेरे पास है, बस मेरे ही पास रहे, क्या ये मेरा स्वार्थ नहीं है? तो इसी चीज को महाशक्तियों ने यहाँ इस ट्रीटी में दिखाया, इस संधि में दिखाया। इसको परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं। देखो, पहली वाली संधि में तो लिमिट ये कहा गया था कि भाई जो परीक्षण है उनको प्रतिबंधित किया गया। यहाँ परमाणु जो प्रौद्योगिकी है उसको फैलने से रोका जा रहा है। परमाणु अप्रसार संधि या NPT एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके उद्देश्य क्या है?
पहला उद्देश्य है परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण और सामान्य पूर्ण प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। परमाणु निरस्त्रीकरण की बात हो रही है, यानी कि पूरे विश्व में परमाणु हथियार जैसा कुछ हो ही नहीं, उसकी बात हो रही है। लेकिन अब मैंने अभी आपको ये कहा कि ये स्वार्थ की बात है। स्वार्थ क्यों था? स्वार्थ इसलिए था क्योंकि उस समय तक पूरे विश्व में 5 देश ऐसे थे जिनके पास परमाणु हथियार थे। अब वो देश कौन कौन से थे? एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर, एक था यूके, फिर था फ्रांस और उसके बाद में चाइना। और क्या कहा गया कि विश्व में ये 5 देश परमाणु संपन्न हैं और इनके अलावा कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। तो क्या ये संधि उचित थी कि हमने तो परमाणु हथियार बना लिए हैं, हम परमाणु हथियार रख सकते हैं और बाकी कोई भी देश परमाणु हथियार से जो रिलेटेड प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उनका विकास नहीं करेगा? इसको कहा गया एनपीटी। भारत ने आज तक इसको असाइन नहीं किया है। निरस्त्रीकरण पर 1965 और 1968 के बीच जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित संगठन 18 राष्ट्रों की एक समिति द्वारा इस संधि पर बातचीत की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे जॉनसन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति उस समय थे ब्रेजनेव। तो ये जो संधि है, अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ये बिल्कुल ही सार रूप में आपको बता रही हूं मैं। द नॉन प्रोलिफेरेशन treaty or NPT is an international treaty whose objective is to prevent the spread of nuclear weapons and weapon technology, to promote cooperation in the peaceful usage of nuclear energy, and to further the goal of achieving nuclear disarrangement and general and complete disarrangement. Between 1965 to 68, the treaty was negotiated by the 18 National Committee, a United Nations sponsored organization based in Geneva, Switzerland. US President was Johnson and Soviet President was Brezhnev that time. ठीक है ना? तो ये तो सिर्फ इसका एक परिचय है। अभी इसका और हम कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं कुछ अगले मिनटों में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों ये आप मैप देख रहे हो, ये जो मैप है ये एनपीटी से रिलेटेड है। एनपीटी आप समझ ही गए होंगे क्या है। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, ये उससे रिलेटेड मैप है। इस मैप में देखिए कुछ जो व्हाइट कलर की जो कंट्रीज हैं जिनकी सिर्फ लाइंस हैं, वो कंट्रीज हैं जो कि न्यूली, जिनके पास नए नए उसी समय आजाद हुए थे और वो अभी अभी इस दुनिया में जिन्होंने कदम रखा था कि भाई एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। जो ग्रीन है वो ऐसे देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर जो है उनको साइन नहीं किया था, नॉन सिग्नेटरी स्टेट विथ नो न्यूक्लियर वेपन। इनके पास न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है और इन्होंने साइन भी नहीं किए इस ट्रीटी पर, इस संधि पर। जो ब्लू कलर के हैं वो देश वो हैं जिन्होंने साइन तो कर लिया इस ट्रीटी पर और जिनके पास न्यूक्लियर्स भी थे। तो अब शुरुआत इन्हीं से करते हैं। ये जो ब्लू कलर की कंट्रीज हैं वो कितनी हैं? देखिए ये था उस समय यूएसएसआर, ये है यूएसए, ये है यूके, ये है यूके, ये है फ्रांस और ये है चाइना। तो ये 5 कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार थे और उन्होंने साइन कर लिए और उन्होंने कहा कि अब इस 5 देशों के अलावा कोई भी देश जो है वो हथियारों का उत्पादन नहीं कर सकेगा, परमाणु हथियारों का उत्पादन, ना उनकी प्रौद्योगिकी पर काम करेगा, भाई टेक्नोलॉजी को अपने आप आगे नहीं बढ़ाएगा, ना हम उनको बेचेंगे किसी और को। तो भाई पूरी दुनिया के देश जो है वो सख्ते में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ देश हैं आप देख सकते हैं जो लाल रंग के हैं। अब उन देशों ने क्या किया, इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले एक देश है भारत।
इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट कर लिया था 1974 में ही। ऐसे में भी 1974 में टेस्ट करने के बावजूद भी भारत को एक परमाणु संपन्न देश की संज्ञा अभी तक नहीं दी गई। तो ये गलती क्यों हुई? ये गलत पूरे विश्व के देशों ने इसलिए कहा कि सिर्फ हम परमाणु संपन्न रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ऐसे में भारत जो विश्व का एक बड़ा देश है, क्या उसके लिए गलत नहीं होता है कि उसको परमाणु संपन्न की संज्ञा भी ना दी जाए? इसलिए भारत ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। 3 वेपन, इसके बाद 3 वेपन्स का और टेस्ट किया गया 1998 में। दूसरा एक देश जिसने इस पर अभी तक साइन नहीं किए वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान donated its first nuclear explosion in 1998 as a response to nuclear test made by India। भारत ने जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया था उसी के रेस्पॉन्स के रूप में पाकिस्तान ने भी एक परमाणु परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो ये जो ग्रीन कलर के देश है ना, वो ऐसे देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर जो है साइन नहीं, न्यूक्लियर देश होते हुए भी अभी तक साइन नहीं किए। नॉर्थ कोरिया विड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम द ट्रीटी इन 2003। नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को 2003 में इस संधि से अलग कर लिया। एंड टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन 2006, और 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चीन की अगर बात की जाए, टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन 1964, 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। एंड एक्सीडेड टू द ट्रीटी इन 1992, और 1992 तक इस संधि में बना रहा था। रशिया की अगर बात की जाए, एज यूएसएसआर, उस समय चूंकि इसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, द कंट्री फर्स्ट कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1949। तो 1949 में ही पहली बार परमाणु परीक्षण कर लिया गया था। एंड ज्वाइंड द एनपीटी इन 1988, और 1988 में इसने ये एनपीटी की जो संधि है इसको ज्वाइन किया था। बात करते हैं साउथ सूडान की। इज द ओनली अफ्रीकन नेशन नॉन सिग्नेटरी टू द एनपीटी। ये एकमात्र अफ्रीका का देश है जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो 1960 में किया था, और 1992 में इस संधि को ज्वाइन किया था, इस संधि में आके मिला था। इजराइल एक और देश है मध्य पूर्व का, वाइडली बिलीव्ड टू पोजेस सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर arsenal थ्रू परस्यू पॉलिसी ऑफ एम्बिग्विटी ओवर इट्स पोजीशन। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन वो हमेशा से यही कहता है कि मुझे अपनी देश की सुरक्षा के लिए क्या करना है ये मुझे कोई और नहीं बताएगा, इसलिए मैं इस संधि में शामिल नहीं हो सकता। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए फर्स्ट टेस्टेड एंड देन ड्रॉप्ड बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945, जॉइंड द एनटीपी इन 1968। तो यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जिसने ना सिर्फ उसको हथियारों को बनाया, बल्कि उन हथियारों का एकमात्र प्रयोग करने वाला देश है जिसने जापान पर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो इस पूरी एनपीटी का, जहां आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर की 5 कंट्रीज है, उस समय कहा गया कि सिर्फ इन्हीं के पास ये प्रौद्योगिकी रहेगी। जो लाल रंग की जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे देश हैं जिनको माना गया है कि इनके पास परमाणु शक्ति है, लेकिन इन्होंने अभी तक साइन नहीं किए हैं। हरे रंग के जो देश हैं वो ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु प्रौद्योगिकी है, ये माना नहीं गया है अभी इंटरनेशनली, अभी अंतरराष्ट्रीय जो मंच है उनके द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया है। और जो व्हाइट कलर की बाकी सब कंट्रीज हैं उनके पास परमाणु हथियार है भी नहीं, और उन्होंने ये ट्रीटी, ये संधि ज्वाइन कर रखी है। तो शायद आप इस सिनेरियो से अच्छे से समझ सकते हैं इस संधि को। ठीक है। तो एनपीटी के बाद हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित जो संधियां हुई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो संधि हुई थी उसके बारे में। एबीएमटी कहा जाता है इसको, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत शानदार मिसाइल्स हैं। तो ये जो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की एक हथियार नियंत्रण संधि थी जो बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ थी, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो परमाणु हथियारों को भी कैरी कर सकती थी।
खिलाफ क्षेत्रों की रक्षा में उपयोग की जाने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की सीमा पर थी। अच्छा, इन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली गई थी जो और ज्यादा मारक क्षमता वाली थी। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 26 मई 1972 को, और अमेरिकी सीनेट और सुप्रीम सोवियत इन दोनों ने इसका समर्थन किया था। क्योंकि जब कोई भी देश का मुखिया जब किसी संधि पर सिग्नेचर करता है तो उसके बाद में उस देश की व्यवस्थापिका से उस संधि के बारे में अनुमोदन लेना जरूरी होता है। तो जो अमेरिका की सीनेट थी और जो सोवियत की सुप्रीम थी, उन दोनों ने इसको अनुमोदन किया था। मॉस्को में ये संधि की गई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय थे निक्सन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। ठीक है। द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एज नोन एज ABMT was an arm control treaty between the United States and the Soviet Union on the limitations of the anti-ballistic missiles system used in defending areas against ballistic missiles delivered under nuclear weapons। तो चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स हमेशा न्यूक्लियर वेपन को कैरी करती है, तो ऐसे में अगर एंटी बैलिस्टिक्स जो मिसाइल बनाई गई थी वो उनको हवा में ही मार कर सकती है, तो ऐसे में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके विस्फोट से होने वाली हानि का खतरा 10 गुना तक बढ़ सकता था। तो ऐसे में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के संबंध में ये संधि की गई। It was signed on 26 May 1972 and it was the ratifiers were US Senate and Supreme Soviet. Location where it was signed was Moscow and US President Nixon and Soviet Union President were Brezhnev। ठीक है, तो ये है वो संधि जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हुई थी। अब बात करते हैं साल्ट की। साल्ट यानी नमक नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्ट नाम से 2 वार्ताएं हुई थी। ठीक है ना। साल्ट वार्ता आपने सुना भी होगा कई बार नाम, साल्ट वार्ता, साल्ट वार्ता। तो ये 2 वार्ताएं हुई थी और इन्होंने शीत युद्ध के खात्मे में बड़ा सहयोग दिया। साल्ट वार्ता है क्या? साल्ट वार्ता को कहा जाता है सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता। ठीक है ना। अब सामरिक जो शस्त्र थे, जो भी हथियार थे, उनकी सीमाएं निर्धारित करने के लिए ये वार्ताएं हुई थी, ये टॉक्स हुई थी। सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वार्ता थी, जिसका उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सामरिक मिसाइलों के निर्माण को कम करना। हम कमी लाएं ऐसी मिसाइलों के निर्माण में जो कि परमाणु हथियारों को ले जा सके। इसमें पहला समझौता इसको SALT I कहा जाता है और दूसरा SALT II कहा जाता है। इसके रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा SALT I तो 1972 में सिग्नेचर किया गया और SALT II जो है वो 1979 में साइन किया गया था। इसका उद्देश्य था क्या था? इसका उद्देश्य सामरिक या लंबी दूरी या अंतर महाद्वीपीय, देखो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला किया जा सकता। सोचो टेक्नोलॉजी कितनी विस्तृत कर ली गई थी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला किया जा सकता था। तो ऐसे में इसका उद्देश्य यही था कि ये जो लंबी दूरी या जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक हथियार हैं, इनकी दौड़ को रोकना था। कि मैंने 100 किलोमीटर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई तो उसने 150 किलोमीटर की बना ली और मैंने 400 की बना ली। अरे इस दौड़ का कोई अंत कहाँ होगा? तो ऐसे में इस दौड़ को रोकना जो है वो इस वार्ता का, इस संधि का मुख्य उद्देश्य था। SALT I के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन और SALT II के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, और दोनों ही समय जो है ब्रेजनेव USSR के राष्ट्रपति थे। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ठीक है ना। अगर आपको साल्ट का जो है ये पूछा जाए कि व्हाट डज साल्ट स्टैंड्स फॉर, तब आप इसका जवाब दे सकते हैं कि साल्ट आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो इस तरह से इसको याद कर लें, क्योंकि कई बार SALT दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका पूर्ण जो नाम है वो लिखिए। तो ऐसे में आप लिख सकते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। ये वार्ताएं हैं। Strategic Arms Limitation Talks, negotiations between the United States and the Soviet Union that were aimed at curtailing the manufacture of strategic missiles capable of carrying nuclear weapons। यानी कि जो चिंता है हथियारों की वो पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स के चारों ओर इर्द गिर्द ही घूम रही है।
The first agreement, known as SALT I and SALT II, were signed by the United States and the Union of Soviet Socialist Republic in 1972 and 1979 respectively. First SALT was committed in 1972 and the second SALT was in 1979, and were intended to restrain the arms race in strategic, long range, or you can say intercontinental ballistic missile armed with nuclear weapons. The president of the first of the United States at the time of first SALT was Nixon, and at the time of SALT second was US President Jimmy Carter. ये आपको नाम थोड़े याद रखने हैं कि किस समय कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ का था। जैसे जिमी कार्टर जो है वो सेकेंड SALT के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और फर्स्ट SALT के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। SALT के बाद अब बात करते हैं स्टार्ट की। देखो आप इनको एब्रीविएशन से याद करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। SALT के बाद आप बात करेंगे स्टार्ट की। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक बात चल रही थी लिमिटेशन की, अब तक बात चल रही थी कि चलो हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब वार्ताएं शुरू हुई है, संधियां शुरू हुई है पीछे हटने की। अब वार्ताएं शुरू हुई है हथियारों में कमी करने की। अब तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कि यहां कर लें, फिर उसके बाद में यहां आगे नहीं जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि इतने आगे आ गए हैं, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। इनको कहा जाता है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। अब तक परिसीमन किया जा रहा है, अब तक लिमिटेशंस बनाई जा रही है, लेकिन अब उनको घटाया जा रहा है, न्यूनीकरण किया जा रहा है। किसका? हथियारों का। स्टार्ट 1 या सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि सामरिक आक्रामक हथियारों की कमी और सीमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक द्विपक्षीय संधि थी। ये एक बायोलेटरल जो है वैसी ट्रीटी थी। संधि पर 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षर किए गए और ये 5 दिसंबर 1994 को लागू हुई। संधि ने अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को ये कहा, अब इसमें कहा क्या गया, इस संधि से क्या लागू हुआ? 6000 से अधिक परमाणु हथियार और कुल 1600 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM और बम वर्षक तैनात करने से रोक दिया गया। यानी किसी भी सुपर पावर के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं होंगे और 1600 से ज्यादा जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो नहीं होंगी। यानी अब एक लिमिट बांध दी गई थी कि इससे ज्यादा आप नहीं रख पाओगे। अमेरिकी राष्ट्रपति सीनियर जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने इस संधि में भाग लिया था। तो इसमें कौन कौन थे? सीनियर जॉर्ज बुश थे और यूएसएसआर की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव ने हिस्सा लिया था। Start 1, or you can say Strategic Arms Reduction Treaty. It was the first treaty which was held just to reduce the arms. All the treaties we have already read about were to control the arms, but it was the only treaty that was held just to reduce the arms. Was a bilateral treaty between the United States and Soviet Union on the reduction and the limitation of strategic offensive arms. तो जो strategic offensive arms हैं उनकी reduction के लिए की जाने वाली ये पहली treaty थी। The treaty was signed on 31st of July 1991 and entered into force on 5th of December 1994. The treaty barred its signatories from deploying more than 6,000 nuclear warheads and total of 1600 intercontinental ballistic missiles, or you can see ICBMs and bombers. American president was senior George Bush and Soviet Union President Mikhail Gorbachev attended the treaty. So this is the summary of treaty which is called START. और ये important इसलिए भी है क्योंकि ये पहली ऐसी ट्रीटी है, पहली ऐसी संधि है जिसमें हथियारों को कम करने की बात की गई थी। अब तक हथियारों पर सिर्फ नियंत्रण किया गया था कि भाई इससे ज्यादा सीमा नहीं निर्धारित की जाएगी, अब हथियारों को कम करने की बात की जाने लगी थी। अब जब स्टार्ट 1 हुआ तो इसके बाद में स्टार्ट 2 जो सामरिक अस्त्र नियंत्रण जो संधि है वो स्टार्ट 2 भी हुई। स्टार्ट 2 जो है जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी सेकंड कहा जाता है, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जो दूसरी थी वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है
पहली जो हुई थी वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुई थी, लेकिन दूसरी संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था, यानी कि जो सोवियत संघ है वो टूट गया था और 15 देशों में बंट गया था, जिसका प्रतिनिधित्व रूस द्वारा किया जाता है, यानी जिसको हम प्रतिनिधि देश कह सकते हैं वो रूस था। इस पर 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कहा गया कि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, इनके उपयोग पर कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई थी। इसीलिए इसे DMIRV समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि DMIRV समझौता जो है वो किसको कहा जाता है, START II को भी कहा जाता है। लेकिन बातचीत के बावजूद ये संधि कभी लागू ही नहीं की गई। ये संधि सिर्फ बातचीत तक ही रही, कभी लागू नहीं हुई। START II, or you can say Strategic Arms Reduction Treaty, was a bilateral treaty between the United States and Russia. Now you have to be quite concerned about this, that it was a bilateral treaty between USA and Russia, not between USA and USSR, because USA has already de-integrated in 1991. And on the reduction and limitation of strategic offensive arms. It was signed by US President George W. Bush and Russian President Boris Yeltsin on 3rd of July 1993, banning the use of multiple independently targetable re-entry vehicles, or you can say MRIVs, on intercontinental ballistic missiles. Hence, it is often cited as the DMRIV एग्रीमेंट, क्योंकि इसका मुख्य कार्य यही था कि ये जो MRIV है, MRIV क्या होते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, यानी मिसाइल ले जाने वाले ऐसे जो वाहन होते हैं, या जिनको कह सकते हैं ऐसे प्लेन्स होते हैं जो मिसाइलों को कैरी करते हैं और वो कहीं से भी आ जा सकते हैं। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, खास करके अंतर महाद्वीपीय जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है इंटरकॉन्टिनेंटल, उनको भी मारक करने की क्षमता रखते थे। तो इन पर कंट्रोल करने के लिए संधि की गई। येट डिस्पाइट निगोशिएशंस इट नेवर एंटर्ड इनटू इफेक्ट, कभी ये संधि लागू नहीं हुई। तो ये जो कुछ संधियां थी, ये संधियां की गई थी महाशक्तियों द्वारा, ताकि हथियारों की होड़ को नियंत्रण में रखा जा सके। हालांकि संधियां अच्छे उद्देश्य से की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ संधियां, जैसे हम NPT कह सकते हैं, ऐसी संधियां पूरे विश्व में विवाद का कारण भी बनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है संधियों वाला। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, ताकि आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक भी पॉइंट चूके नहीं। ठीक है, आगे मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।